हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज देखेंगे हम लोग संगीत के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन टोटल इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके लिए जो है पाश्चात्य संगीत से भी प्रश्न मिलेगा और जो है मिक्स्ड जो क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में जिस तरह से, तो वो सारे उस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने पहले प्रश्न को दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, खास छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि दोस्तों मेरे मोटिवेशन के लिए अगर आप लोग चैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम चलेंगे अपने सफर पे। तो सफर हमारा शुरू होता है पहला प्रश्न के साथ। यहाँ प्रश्न हमारा कि भागवत शरण शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? देखिए, भागवत शरण शर्मा के ग्रंथ के बारे में बताना है। क्या वो ताल प्रकाश है, भारत का संगीत सिद्धांत है, या भारतीय संगीत वाद्य है? देखिए यहाँ जो जवाब होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो भारत का संगीत सिद्धांत जो है ये आपका आचार्य, ठीक है, आचार्य बृहस्पति जी का है। ठीक है, बृहस्पति जी का है, आचार्य बृहस्पति। और वहीं हम देखेंगे भारतीय संगीत वाद्य, तो ये किनका है? ये कहा जाता है कि लालमणि मिश्र जी का है। ठीक है, लालमणि मिश्र जी का है। तो यहाँ पे जो हमारा एक बच रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ताल प्रकाश इसका सही जवाब हो जाएगा। भागवत शरण शर्मा जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है मेरे दोस्तों, क्या है कि धीमी लय में स्वरों का विस्तार क्या कहलाता है? देखिए, स्वरों का हम विस्तार करेंगे तो जरूर, लेकिन लय कैसा होना चाहिए? लय होगा वो हमारा दोस्तों धीमी होगा, यानी कि धीमी लय में जब हम स्वरों का विस्तार करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्या तान कहलाएगा, आलाप कहलाएगा, या गमक कहलाएगा? तो जब स्वर धीमी हो तो ये आपका कैसा हो जाएगा? आपका इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको कहेंगे क्या? आलाप कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर को क्या कहा जाता है? शुद्ध स्वरों के लिए बात कर रहा है, तो यह क्या कहा जाएगा? क्या ये फ्लैट नोट, शार्प नोट, या आपका नेचुरल नोट? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? देखिए, नेचुरल नोट होगा। किसी भी देश का जो लिपि होता है ना भाई, वो सब क्या होता है? नेचुरल होता है। वो जो है उसके लिए नेचुरल ही होता है। ठीक है, वो उसके लिए नेचुरल ही होता है। तो ये आपका जो शुद्ध स्वर होते हैं तो ये आपका नेचुरल कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का कि पाश्चात्य संगीत में शार्प नोट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या कोमल स्वर को दर्शाने के लिए, तीव्र स्वर को दर्शाने के लिए, या फिर मंद्र स्वरों को दर्शाने के लिए? मेरे दोस्त ये इसका जो जवाब होगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या है? शार्प नोट है। तो शार्प नोट किसके लिए? तो भाई शार्प यानी कि ऊंचे स्वरों के लिए। तो ऊंचा कौन सा होगा? तो हमारा तीव्र हो जाएगा। जवाब मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में फ्लैट नोट को भारतीय संगीत पद्धति में क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए, क्या कहा जाता है इसको? ये आपके फ्लैट नोट है। ठीक है, अभी मैंने देखा शार्प नोट, अब देखेंगे फ्लैट नोट जो है इसको क्या कहा जाता था? यानी फ्लैट यानी कि लेटा हुआ, तो कहाँ भाई? तो नीचे। ठीक है, तो नीचे वाले स्वर क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ? तो ये आपके जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि कोमल स्वर कहलाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि तीव्र को शार्प कहते हैं। ठीक है, और कोमल यानी कि जो फ्लैट नोट है उसको जो है उसका साइन इस तरह से रहता है, और ये आपका जो शार्प नोट होता है उसका साइन इस तरह से रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर का प्रश्न है कि रामचतुर मल्लिक का संबंध किस घराने से है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? क्या बेतिया घराना, डुमराव घराना, या फिर दरभंगा घराना? यहाँ जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा दरभंगा, क्योंकि ये दरभंगा महाराज के यहाँ जो है ये गायन किया करते थे, और ये रामचतुर मल्लिक जी का जो घराना है कौन सा? तो आपका जवाब हो गया दरभंगा। ठीक है, और यही जो रामचतुर मल्लिक है दोस्तों, ये जो रामचतुर मल्लिक हैं, इनके नाम से बिहार सरकार जो है संगीत में अगर कोई असाधारण उपलब्धियां अगर कोई करता है, कोई अगर मतलब कुछ भी जैसे कि कोई अच्छा नाम करता है, तो इनके नाम से ही रामचतुर मल्लिक पुरस्कार ही बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश के द्वारा कालिदास और तानसेन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सातवां नंबर हमारा प्रश्न है कि ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किस शताब्दी में का माना जाता है? दोस्तों ध्रुपद, देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग लाइक जो है कृपया करके कर दीजिए, ताकि आपका जो है यही मोटिवेशन जो है हमें प्रेरित करता है अगले नेक्स्ट सेशन को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना प्यार दोस्तों जताते रहिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों
ये सब जो है अपना प्यार जो है हमारे प्रति भी थोड़ा-सा आपका बना रहे, ताकि जैसे मैं आपके प्रति बनाकर रखता हूँ। तो जवाब क्या होगा इसका दोस्त? 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी? देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा आपका, ये आपकी हम बात करेंगे मान सिंह तोमर, ठीक है? मान सिंह तोमर जी की। तो मान सिंह तोमर जो थे, ये कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे, ठीक है? ग्वालियर के राजा थे मान सिंह तोमर, और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि ये आपकी जो है 15वीं शताब्दी में जो है ये राजा मान सिंह तोमर जी जो हैं, इन्होंने ही ध्रुपद का आविष्कार किया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है? तो आविष्कार किस शताब्दी में? तो भाई जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 15वीं शताब्दी, और ये किनके द्वारा? तो राजा मान सिंह तोमर के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न हमारा कि खेमटा ताल में कितनी मात्राएं होती है? देखिए ताल हमारा कौन सा है भाई? खेमटा ताल। खेमटा ताल क्या 12, 15 या फिर 13? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 12 मात्रा का ताल होता है खेमटा ताल, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 9वां नंबर की अहीर भैरव का थाट बताएं। राग अहीर भैरव, तो आपको याद रखना है अहीर भैरव का थाट क्या होगा? क्या भैरव होगा, भैरवी या फिर पूर्वी? इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहीर भैरव। तो भैरव थाट का ही राग माना जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है कि नाद की कितनी विशेषताएं होती है? कितनी विशेषताएं भाई? क्या 4, 2 या 3? तो विशेषता पूछ रहा है ना, प्रकार तो नहीं पूछ रहा है ना। अगर प्रकार पूछे तो प्रकार तो मैं बता चुका हूं पिछले सेशन में, 2 प्रकार। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो भाई विशेषता कितने? तो 3 प्रकार हो जाएंगे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तो आपका हो जाता है तारता, दूसरा क्या हो जाता है? तीव्रता, ठीक है? तीव्रता होता है, और क्या होता है? उसकी नाद की जाति अथवा जाति या गुण, ठीक है? ये आपके 3 प्रकार के होते हैं विशेषताएं। एक होता है तारता, तीव्रता और नाद की जाति अथवा गुण। और एक चीज यहाँ से आपसे सवाल हम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको करवा चुके हैं, किसको पिच कहते हैं, किसको टिम्बर कहते हैं और किसको इंटेंसिटी कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग जरा सा कमेंट करके बहुत अच्छे से जरा सा लिख दीजिएगा प्यार से, ताकि मैं भी देखूं कि कितने लोग जो है, कितने लोग को इस बात की जानकारी है, ठीक है? अब देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि नाद की उत्पत्ति किसके संयोग से मानी जाती है? क्या नकार, दकार, जल, वायु या फिर प्राण वायु और अग्नि? तो यहाँ पे देखिए नकार यानी कि न फोर नकार, न फोर नकार और द फोर दकार। तो यहाँ से न से नकार निकला और द से दकार निकला, और नकार का मतलब क्या होता है? प्राणवायु, और दकार का मतलब क्या होता है? अग्नि, ठीक है? आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। देखिए नकार दकार, जी बिल्कुल नकार दकार तो है, नाद का ये अर्थ है आपका नकार दकार। लेकिन क्या पूछ रहा है? इसका अर्थ नहीं पूछ रहा है, उत्पत्ति किससे मानी जाती है? उत्पत्ति। तो ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणवायु और अग्नि की उत्पत्ति से मानी जाती है। ये तो आपको कैलकुलेट करना है ना कि ना से नकार होगा, द से दकार होगा, ठीक है? तो ये आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इसका जवाब प्राणवायु और अग्नि। आगे देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न है कि राग रागनी वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? क्या संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद या संगीत समयसार? इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका संगीत मकरंद में राग रागनी का जो है वर्णन किया गया है, जो कि किनके द्वारा? नारद के द्वारा, ठीक है? इसमें कितने पुरुष राग हैं, कितने स्त्री राग हैं और कितने नपुंसक राग हैं, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। आगे देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है कि धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? सबसे पहले हम बात करें धमार ताल जो है, इसकी ये किसके गायन के लिए? तो धमार ताल धमार गायन में प्रयोग होता है। धमार ताल जो है किसमें? धमार गायन में प्रयोग होता है मेरे दोस्त। और पूछा जा रहा है ये जो है कितने विभाग के होते हैं, तो मात्रा कितने होते हैं पहले तो ये देखना होगा। तो मात्रा इसमें 14 मात्रा का होता है मेरे दोस्त। तो विभाग अगर हम देखेंगे तो विभाग इसके कितना हो जाएंगे? 4 विभाग। और इसमें विभागों में मात्राओं की संख्या कितना होता है? 5, 2, 3 और 4। ये कैसा ताल हुआ? अगर ताल पूछे तो आपको बताना है मिश्रपदी, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है हमारा कि पद वर्णम के कितने भाग होते हैं? क्या 5 हैं, 6 हैं या फिर आपका 3 है? तो पद वर्णम पूछ रहा है ना भाई, पद वर्णम के अगर भाग पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप लोग इसको अंग भी कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जवाब क्या देना है? यहाँ पे जवाब देना है 3। तो पद वर्णम जो है इसके भाग जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है कौन सा भाई? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। अगर आपसे पूछ देगा कि ये जो है आपका वर्णम के कितने प्रकार हैं, तो वर्णम के 4 प्रकार फिर हो जाते हैं, ठीक है?
चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर का प्रश्न है कि तान वर्णम को किस लय में गाया जाता है। तो वर्णम कैसा है भाई, तान वर्णम है, ठीक है। नाम सुनकर जो है ज्यादा ये नहीं हो जाना है, तो आपको जवाब क्या देना है, तान वर्णम को जो है ये तानना है, मतलब कि कैसे, तो किस लय में, क्या द्रुत लय में, मध्य लय में या विलंबित लय में। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य लय में जो है गाया जाता है किसको, तान वर्णम को, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा कि क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका, सबसे पहले इसके रचयिता के बारे में जाने तो कौन हो जाएंगे, भातखंडे, ठीक है, भातखंडे जी। और इनके जन्म के बारे में अगर जाने तो 10 अगस्त 1860 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है, ठीक है। 10 अगस्त 1860 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है भातखंडे जी का। कहाँ, तो महाराष्ट्र में जो है आपके बंबई के बालकेश्वर नामक स्थान में, ठीक है। प्रश्न एक रहेंगे, लेकिन इसके साथ दोस्तों रिलेटेड प्रश्नों को भी हम लोग को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्लास जो है ना भाई, क्लास अच्छी होनी चाहिए, क्लास समझने वाली होनी चाहिए, लोगों के लिए इंटरेस्टेड हो, ताकि कि जो है खेल खेल में, यानी कि कुछ अगर ना भी देखने का मन हो तो भी देख रहा हो तो भी याद हो जाए, तो क्लास ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं, क्या 4 हैं, ये 7 हैं, 6 हैं या फिर 4 हैं। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनके जो है कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। और क्रमिक पुस्तक मालिका की अगर भाषा पूछे कि किस भाषा में लिखी गई है, तो जवाब क्या देंगे मेरे दोस्त, तो जवाब देना है आपको संस्कृत भाषा में लिखी गई है ग्रंथ भाई, ठीक है। चलिए आगे आइए। 17 नंबर प्रश्न है कि राग भगवती के रचनाकार कौन माने जाते हैं। भगवती क्या अलाउद्दीन खां है, सुल्तान हुसैन सरकी हैं या फिर आपके तानसेन है। तो देखिए यहाँ पे जो राग जो भगवती है, इसके जो रचनाकार माने जाते हैं, यहाँ पे जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खां, जो कि मैहर घराने के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। और ये क्या बजाते थे, तो सरोद वादन किया करते थे, ये सरोद वादक हैं। अगला देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है कि राग असावरी का वादी और संवादी स्वर बताएं, ठीक है। तो असावरी थाट अगर पूछेगा, ये कौन सा थाट हो जाएगा, तो ये आपका आश्रय राग है भाई, ठीक है, आश्रय राग है, क्योंकि ये राग अपने जो है राग थाट के नाम से ही उत्पन्न राग है, इसलिए आश्रय राग है। तो वादी और संवादी की अगर हम बात कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध और ग, ध इसके वादी हो जाते हैं और ग इसका संवादी हो जाता है, ठीक है। आसावरी, वहीं गायन समय अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दीन का दूसरा पहर, ठीक है, दूसरा पहर, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का, इनमें से राग भैरवी का संवादी स्वर कौन है। दोस्तों राग भैरवी की संवादी स्वरों की अगर हम बात कर लेंगे, तो क्या ध होगा, म होगा या सा होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि वादी और संवादी भैरवी का जो होता है, वादी म होता है और संवादी क्या होता है, सा होता है। तो सा हमारा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसलिए जवाब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसका जो है संवादी स्वर वा सा, और अगर मध्यम को बोला जाए तो मध्यम क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, मध्यम वादी हो जाएगा, ठीक है, वादी स्वर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ें, तो यहाँ पे प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में विलंबित लय को क्या कहते हैं। दोस्तों ये सब बातें जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ये सब निरंतर जो है एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्या मॉडरेट कहेंगे, बीवो कहेंगे या अडांता कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, ये जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अडांता कहेंगे, क्योंकि ये जो है आपके पाश्चात्य संगीत में विलंबित लय के लिए प्रयोग किया जाता है, अडांता, ठीक है। देखिए मॉडरेट क्या होता है, आप लोग जरा सा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आगे देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो पाश्चात्य संगीत में द्रुत लय को क्या कहा जाता है, क्या मॉडरेट, बीवो या अदांता। देखिए अदांता के लिए तो मैं बता चुका हूं कि इसको क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, विलंबित, ठीक है, विलंबित कहते हैं, विलंबित लय। तो ये आपके लिए था विलंबित लय। यहां पे अगर हम देखेंगे बीवो को, तो बीवो कैसा लय हो जाएगा, बीवो हो जाएगा आपका द्रुत लय, ठीक है, बीवो हो जाएगा द्रुत लय। अगर हम बात कर लेंगे वहीं मॉडरेट की, तो ये चीज तो आपसे सवाल ही है, क्योंकि मैं करवाया हूं, आप लोग अगर देखे होंगे सेशन तो शायद कुछ महीने शायद हो रहे होंगे। अगर आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़े होंगे तो आप लोग जैसा जानते हैं कोई, तो कमेंट कीजिएगा कि मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कभी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, ध्वरु वर्णम में कितने अंग होते हैं। ध्वरु वर्णम की अगर हम अंग की बात करेंगे तो कितने अंग, क्या 6, 7 या फिर आपके 5। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा 22 नंबर का, इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6। ध्वरु वर्णम के कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। वो जो है ना वर्णम, जो कि आप देखते हैं ध्वरु वर्णम, तान वर्णम,
पदवर्णम, चौक वर्णम, तो वर्णम के वो जो प्रकार हैं उन्हीं में से एक आपका ध्वरु वर्णम है। ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है कि 10 प्रकार के गमक का प्रयोग इनमें से किस संगीत पद्धति में किया जाता है? क्या ये हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, कर्नाटकी है या फिर रविंद्र संगीत है? दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका 10 प्रकार के गमक जो हो जाएगा कर्नाटकी संगीत में, वही प्रयोग किया जाता है कर्नाटकी संगीत में ही। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत के सितार को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने वाली प्रश्न है। तो क्या किन्नरी वीणा होगा, सरस्वती वीणा या रुद्र वीणा? देखिए यहाँ जो जवाब होगा भाइयों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्या है? सरस्वती वीणा। यानी हमारे यहाँ का जो सितार है भाई, उसको कर्नाटक संगीत पद्धति में क्या कहते हैं? उसको सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए वहीं हम किन्नरी वीणा की बात करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि मतंग ने इसका आविष्कार किया था। और रुद्र वीणा की बात करेंगे तो असद अली खां जो है, असद अली, ये रुद्र वीणा वादक हैं। इनके बारे में सवाल पूछा जाता है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 25 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक गमक का प्रकार नहीं है? क्या प्लावित है, स्फुरित है या हुमफित है? कौन सा एक प्रकार नहीं है? हम लोग जैसा कि जानते हैं कि गमक के कितने प्रकार भाई? हिंदुस्तानी में 15 प्रकार। तो कौन सा है और कौन सा नहीं है? तो प्लावित, स्फुरित और हुमफित कौन है? इनमें से नहीं है। तो भाई इसमें से टोटल है ये क्या है? ये सारे के सारे गमक है। तो कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। चलिए तो आंसर हमारा हो गया ई, इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है कि श्रृंगार रस इनमें से किस स्वर का बोध करता है? क्या नी, प या रे? क्या जवाब होगा इसका दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प। यानी कि पंचम जो है ये क्या करता है? पंचम, ये श्रृंगार रस को प्रदर्शित करता है। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 27 नंबर का, जल तरंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? क्या श्रीनिवास ने, अहोबल ने या फिर भरत ने? इसका जवाब क्या होगा? सर्वप्रथम जो उल्लेख जल तरंग वाद्य के बारे में जो बताने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा अहोबल जी। इन्होंने ही वीणा के तार पर सर्वप्रथम जो है क्या किए थे? सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना, ठीक है, स्वरों की स्थापना किए थे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये जो है इनसे जो है एग्जैक्ट तो हो नहीं पाया, तो इसके बाद श्रीनिवास जी ने स्वरों की स्थापना किया था बहुत अच्छा से, जो कि हम बता रखे हैं आपको, बता भी दिया कि कितने घोड़े से कितने दूरी पर नहीं है, कितने दूरी पर सा है, सब कुछ मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है जल तरंग का उल्लेख सर्वप्रथम अहोबल। आगे देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न है कि ताल के 7 प्राण। देखिए भाई ताल के तो आप लोग 10 प्राण पढ़े होंगे, है ना? ताल के 10 प्राण ही तो पढ़ते हैं कि ताल के कितने प्राण? तो 10 प्राण। लेकिन प्रश्न हमारा क्या है कि ताल के 7 प्राण का वर्णन इनमें से किस ग्रंथकार ने किया है या फिर किस ग्रंथ में किया गया है? कौन सा ग्रंथ है जो कि ताल के जो है 7 प्रकार बताए हैं? क्या संगीत चूड़ामणि, संगीत पारिजात या आपके कौन है? संगीत मकरंद। जवाब क्या होगा दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत चूड़ामणि। और इसके लेखक की अगर हम बात कर लेंगे तो इसके लेखक माने जाते हैं कौन? जागदेक कमल। ठीक है, जागदेक मल, ये भी इसके लेखक माने जाते हैं। क्या यही है ना? जागतिक मल ही है ना संगीत चूड़ामणि के लेखक? आप लोग जरा से एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या यही है ना? एक बार जरा से इसको देखिएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका ग्रंथ में क्या कहा गया है कि ताल के 7 प्राण है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्त कि सरोद किसका प्रस्कृत रूप है? भाई सरोद क्या सितार का है, रबाब का है या गिटार का है? जवाब आपको देना है यहाँ पे। क्या होगा जवाब? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रबाब। यानी रबाब का जो परिष्कृत रूप है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मेरे दोस्त सरोद कहते हैं। ठीक है, अली अकबर खां, ये आपके अलाउद्दीन खां, ये सब क्या है? सरोद वादक ही तो हैं। ठीक है, अमजद अली खां, ये सब क्या है? सरोद वादक ही तो है। चलिए आगे देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न है, स्वर को वैदिक काल में किसकी संज्ञा दी गई थी? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यम।